अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ लंदन से मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आपने कहा था अक्टूबर फैसला कुन होगा, शायद फाइनल राउंड अप शुरू हो चुका है। और फैसला कुन इस लिहाज से कि आईनी तरमीम का मामला तो जैसे हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ था और ये हुकूमत की बका का मसला भी दिखाई दे रहा है। इरफान सदीकी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स में तजाद अपनी जगह के मामला 25 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर मगर चूंकि चुनाचे अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ कि क्या होगा उस अमेंडमेंट के मुसव्वदे में और क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ मामलात पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना यकजान दिखाई देते हैं और कुछ मामलात पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पर नहीं है। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और अब आईनी अदालत के मामले को लेकर भी हम देख रहे हैं कि JUI फे एक और मुतालबा कर रही है कि वो आईनी कोर्ट्स के बजाय आईनी बेंच की बात कर रही है। आपने कहा था कि मौलाना आ जाएंगे। अब जब इतना तोड़ मरोड़ के जो टारगेट्स गवर्नमेंट सेट करके बैठी थी उस हिसाब से अमेंडमेंट्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस प्रपोज कर दी जाएंगी तो फाइनल मुसव्वदे की शक्ल सेठी साहब क्या निकलेगी? जी हाँ, गुड क्वेश्चन। मुसव्वदे की शक्ल वही निकलेगी जो जिससे गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो। अब वो क्या कंफर्ट लेवल है? आइडियल तो नहीं, मगर कंफर्ट लेवल। अच्छा, वो एक मिनिमम कंफर्ट लेवल होता है। वो कंफर्ट लेवल ये है कि और गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स ये समझते हैं कि अदलिया जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, सब जगह पे जो अदलिया है वो इज टिल्टेड टुवर्ड्स द PTI। वो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सियासत मिल रही है। तो मकसद ये सारी चीज का यही है कि ये जो टिल्ट हो गया है PTI की तरफ, जिसमें कुछ पता नहीं कि जजेस क्या फैसला करेंगे, क्योंकि वो सियासी फैसले कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस। तो मकसद इसका ये है कि वो मेजॉरिटी को खत्म किया जाए। किसी तरीके के साथ उसमें गवर्नमेंट का मौका वो भी आना चाहिए और इंसाफ आईनी तौर पे मिलना चाहिए, सियासी तौर पे नहीं मिलना चाहिए। यही खतरा है और इसी को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले ये सोचा था कि अगर चीफ जस्टिस अपना होगा, अपने से मुराद ये है कि न्यूट्रल होगा, कम से कम PTI का नहीं होगा, PTI का हमदर्द नहीं होगा, हमारा हमदर्द ना हो मगर PTI का हमदर्द ना हो और सियासी फैसले ना करे तो काम चलेगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो मौलाना को एक्सेप्टेबल नहीं है और लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक दो जजमेंट्स ऐसी दी हैं जिससे उनकी जो न्यूट्रलिटी है या लॉ गिविंग या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलोइंग जो है वो शुबात है उसमें। एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट का ये मौकफ नहीं है, ये बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब थोड़े से इस तरफ चले गए और तवक्को नहीं थी मगर हुआ ऐसे ही है। इन हकीकत में वो ये एक जजमेंट आई है जो बड़ी खतरनाक जजमेंट। अब इस सूरत में वो ये नहीं, अगर काजी फायद ईसा साहब को वो नहीं रख सकते क्योंकि मौलाना या और कोई लोग कहते हैं कि चले छोड़ दें, डिच कर दें उनको, कोई और न्यूट्रल बंदा ढूंढ ले, तो वो ये पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस के ये नहीं देंगे मंसूर अली शाह को। मगर क्योंकि वो मंसूर अली शाह को रोक नहीं सकते फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ जस्टिस अंडर द एग्जिस्टिंग कानून, तो या तो एग्जिस्टिंग कानून को चेंज किया जाए, वो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको तब्दील किया जाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, बिकॉज 19th अमेंडमेंट में ये हो गया था। अब उसको टर्न बैक करना जो है वो 18th अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा जो जिसको चेंज किया था। तो वो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, और दूसरा ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, या अगर इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है जो कि PTI की तरफ से तजवीज़ है या मौलाना भी शायद यही सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी ये देखना पड़ेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा, कौन बैठेगा उसमें, एंड सो ऑन। ये नहीं हो सकता कि जी 5 सीनियर मोस्ट जजेस आप लगा दें तो उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएं और मुनीब अख्तर भी आ जाएं तो मतलब है वो मसला बन सकता है इनके लिए। तो अब बात यह है कि ये सारे मामले सामने रखने पड़ेंगे। जब ये सामने रखेंगे तो दे विल फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज मौलाना को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो PTI के हवाले नहीं करना, PTI जजेस मेजॉरिटी में वहां नहीं हो सकता। और मैं एक अगर 5 का बेंच बनता है
या 7 का बेंच बनता है तो 2 से ज्यादा पीटीआई प्रो पीटीआई जजेस नहीं हो सकते। एक आध प्रो जज हो जाए और एक दो जेन्युइनली न्यूट्रल जजेस हों जिनके बारे में कोई शक बात नहीं है कि दे आर जेन्युइनली न्यूट्रल एंड दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं उन्होंने। इट डजंट मैटर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है या इसी कोर्ट के अंदर एक स्पेशल फॉर एवर एक बेंच बना दिया जाए जिसके अंदर कोई फार्मूला ले आए जिसके साथ ये अश्योर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉलोड एंड नॉट पॉलिटिक्स। तो ये सारे सवाल हैं जिनके वो टैकल कर रहे हैं इस वक्त, और मेरा ख्याल है सोल्यूशन मिल जाएगी और अमेंडमेंट होनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा और 25 से पहले ही ये होना पड़ेगा। ठीक है सिट साहब, इसमें आपने भी सजेशन दिया था और कहा था हुकूमत को कि फौरी तौर पर ये इकदाम करने की ज़रूरत है, आपने क्या कहा था वो शामिल करेंगे? इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशकदमी नजर नहीं मुझे आ रही, डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं या सियासी। इधर जो है मौलाना जैसे बंदा भी इनके हाथ में नहीं आ रहा, तो फिर मौलाना इज अ वेरी रीजनेबल मैन यार। आई मीन बात करो उसके साथ, जो बात है और जो वो मांग रहे हैं दो उनको, आपको अगर इतना, बिकॉज आपकी जिंदगी जो है ना वो कट शॉर्ट होने वाली है आफ्टर इफ यू डोंट पास दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप फारग होने वाले हैं आप सारे फारग होने वाले हैं। तो अगर आपको ये बचना है अपने आप को तो फिर मौलाना को साथ लेके चले, जो वो कहते हैं बात माने उनकी एंड गेट ऑन विद इट। जितनी जल्दी आप मौलाना के साथ मुतफ़क़ा करेंगे उतना बेहतर है, मगर नहीं उसको छोड़ा हुआ है। वहाँ कोई शहबाज शरीफ नहीं जा रहा, कोई नवाज शरीफ नहीं जा रहा, कोई आसिफ जरदारी नहीं जा रहा, कोई बिलावल भुट्टो नहीं जा रहा। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कौन जा रहा है? वो पीटीआई वाले हर रोज पहुंचे हुए होते हैं वहाँ। अच्छा सेठ साहब, 5 तारीख को आपने ये कहा 5 अक्टूबर को और 7 को एपीसी बुलाई गई थी इस फ़लस्तीन के इशू को लेकर, लेकिन एपीसी तो जैसे बहाना था, मौलाना से मुलाकात असल निशाना था। फिर ऑल स्माइल्स एक तस्वीर भी जारी कर दी गई और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब सवाल भी किया गया कि क्या बना उस बैठक का, तो उन्होंने कहा 5 बड़े बैठे थे, कोई ना कोई तो बात हुई होगी संजीदा। तो आपका इशारा ये था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब इन हो गए गेम में तो इसका मतलब है कि मामलात बनने की तरफ चल रहे हैं, बात बन गई है। इस मुलाकात के बाद क्या मामलात सेटल हुए? कोई नतीजा आपको लगता है कि निकलने के करीब था? मेरा ख्याल है कि 80% सेटल हो गए और 20% जो है उसके ऊपर थोड़े बहुत लेन देन हो रही है। और फिर ये भी है कि एक गेम भी खेली जा रही है ना, ऐसे ना लगे कि मौलाना को स्टीम रोल कर दिया है, मौलाना को कुछ ब्राइब दे के काम कर लिया है। मौलाना के पास भी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मौलाना भी तो खेल रहे हैं ना गेम। तो ये तो नहीं कि यहाँ डीलें हो रही हैं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो मौलाना भी तो अपनी वो पूरी गेम खेलेंगे ना। तो ये गेम्स चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि जो बेसिक चीज है वो ये है कि मौलाना इनके साथ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और कोशिश इन सब की ये होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी प्रोवोकेटिव ना हो। पीटीआई तो लड़ेगी मगर जितने लोग साथ ले जा सकते हैं, मेंगल साहब को ले लिया साथ, और लोगों को ले लिया, मौलाना को ले लिया, जितने लोग ज्यादा साथ ले जा सकते हैं दैट इज गुड, बिकॉज आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज समथिंग लाइक दिस। बाकी ये पीटीआई तो हर चीज कोई चीज नहीं मानेगी। अच्छा, मगर जो इश्यू बना हुआ है ना वो ये है कि इस वक्त पीटीआई ने काफी मेहनत कर रहे हैं वो लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर और उनको उकसा रहे हैं जी। और कि जी आप ये ना माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप जो है वो मंसूर अली शाह कोई बनवाएं जैसे भी है, और उनकी तरफ से अब बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए मंसूर इज एक्चुअली अ वेरी फेयर मैन, ही इज नॉट इमरान सपोर्टर, मगर मेरा ख्याल है उनके साथ सही तरीके से डील नहीं किया गया और उनको छोड़ दिया गया है। तो वो दूसरे लोग जो है उन्होंने घेर लिया है शाह साहब को। बट आई थिंक अगर शाह साहब रिमेन्स एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और मैं तो ये समझता हूँ कि नो इश्यू, अगर आप जो 5 मेंबर या 6 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो शाह साहब को उसका भी हेड बना दें। आई डोंट हैव एन इश्यू विद दैट, आई हैव नो डाउट ही विल बी अ फेयर मैन, बट मेक श्योर दैट बाकी जजेस जो हैं वो आपके थोड़े से सपोर्ट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और ये परमानेंट बेंच होना चाहिए, ये रिवॉल्विंग बेंच नहीं होना चाहिए। तो शाह साहब को बना दे उसके, ताकि शाह साहब इज हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड शाह साहब इज आल्सो हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बट मेक श्योर दैट द बेंच इज टेलर्ड इन सच अ वे दैट इमरान के जो सियासी सपोर्टर्स हैं जजेस के अंदर, दे डोंट हैव अ मेजॉरिटी। ओके, इसी स्टेटमेंट से कुछ मिलती जुलती बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। मैं चाहूंगी कि आपकी इंसाइट, आपका तबसरा मिले उस पर।
ये बिलावल की स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ और इन शकूक का इजहार बिलावल क्यों करें सेठी साहब? वो इसीलिए मेरा ख्याल है वो जो बात मैंने कही है ना उसको पक्का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने शाह साहब के ऊपर छोड़ दिया कि किस किस्म का बेंच बनाना है तो फिर कैन कम अंडर प्रेशर। शरीफ आदमी है वहां जो के कैन मे बी प्रेशराइज हिम, क्योंकि देखिए ना एक सोच तो ये भी है ना कि शाह साहब प्रेशराइज हो गए हैं। ये जो जजमेंट आई है प्रेशराइज लगता, क्लियर लगता है कि वो प्रेशराइज हो गए। इट इज नॉट अ जजमेंट दैट शाह साहब कुड हैव इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिटन और लेड। तो अब यू नो दिस होल नोशन ऑफ टोटल जस्टिस और इस किस्म की चीज इज फ्रैंकली बिटवीन यू एंड मी इज नॉनसेंस। बट चले अब ये हो जाता है व्हेन यू आर अंडर प्रेशर एंड सियासी तौर पे देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, यू आर बीइंग रब्ड द रॉन्ग वे, आपके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इमोशनल हो जाता है बंदा, गुस्से में आ जाता है और आपको एग ऑन कर रहे हैं दो तीन strong personalities. मैं नाम नहीं लूंगा मगर those personalities know who I'm referring to. One of them has been the Chief Justice of the Lahore High Court also, and so on. वो आजकल थोड़े से तब्दील हुए हैं। बहरहाल that's the way it is. तो अब मैं समझता हूँ कि this is what बिलावल meant. But इसका solution तो बड़ा simple है ना कि शाह साहब के हवाले मैनेजमेंट दी ना जाए। हम कहते हैं कि वो will find it difficult to control them. What he meant was difficult to sway them, persuade them. Yeah, that's what he meant. ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का बड़ा रोल होता है in arguing a particular case. And गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि अगर हमारा केस चीफ जस्टिस ने आर्ग्यू ना किया तो फिर कौन करेगा? और उधर वहाँ मुनीब अख्तर साहब बैठे हैं और एक दो और लोग बैठे हैं। So you know they can be pretty powerful voices. और अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि they are powerful voices. And so I think इसके solution वही है जो मैंने आपसे कही है। वो ये है कि आप बना दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए एक बेंच बना दें ताकि ये मामला ही जो है ना शाह साहब के हाथ में ही ना रहे कि वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं मैनेज कर सकते। आप मैनेज कर लें, देन वील से कि ठीक है जी आपने खुद ये बेंच बनाया था, अब जो भी फैसला आया है एक्सेप्ट इट, ताकि शाह साहब को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी जिस तरीके से वो चलाते हैं चलाने दें उनको, एंड दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। तो आप कर लें 5 में से 3 जजेस जो हैं वो आप वो ले लें जो आप समझते हैं कि आपके सिंपैथेटिक है टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक ले लें जो कि आप समझते हैं कि सिंपैथेटिक टू इमरान खान पॉइंट ऑफ व्यू, और एक शाह साहब ले लें जो कि आई थिंक शुड बी न्यूट्रल। तो फिर मैनेजमेंट की इशू नहीं बनेगा। इस तरह से कुछ असलूबी से मामला तय किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही थी कि आप नोटिफिकेशन ज़रा जल्दी कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन ना आने का यही मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो आइनी अमेंडमेंट्स के लिए ही कमर बस्ता है। अब इसमें एक जॉइंट सेशन तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के खिताब के लिए तलब किया गया है 14 अक्टूबर को, और एक और जॉइंट सेशन जिसकी बाज़ गश्त है वो SCO के समिट के फ़ौरन बाद यानी 15-16 अक्टूबर के फ़ौरी बाद 17 या 18 को, और कुछ जो सोर्सेज हैं वो 18 की तारीख को करार दे रहे हैं कि उस दिन गवर्नमेंट ये मूव कर सकती है। मीनवाइल जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने एक और ख़त लिख दिया है कि आप रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि कोई फैसला कर दें। वहाँ पर भी एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है कि वो रिजर्व सीट्स जो अभी तक किसी के भी खाते में नहीं गई वो किसी के खाते में इलेक्शन कमीशन अचानक करार दे दे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है सेठी साहब कि एक हफ्ता पहले ये सिचुएशन थी कि 5 सेनेटर्स और 7 MNAs इनकी कमी का खदशा था, लेकिन कुछ हुकूमती ऑफिशियल्स इन बातों को गलत करार देते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा है नंबर्स। ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को मिल चुका है सेठी साहब? देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएंगी और ये कि मौलाना भी साथ आ जाए, सो दे थिंक कि हमें दोनों हो जाएंगे। बट अगर इलेक्शन कमीशन कतरा रहा है कि अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डू सो, कल को सुप्रीम कोर्ट स्टे ना दे दे उसके खिलाफ या इस किस्म की कोई चीज ना हो जाए, ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट विद एज लॉन्ग एज काजी साहब इज सिटिंग देयर, बट आई थिंक दे कैन मैनेज। बेस्ट यही होगा कि आप रिजर्व सीट्स के ऊपर अपना केस ना बिल्ड करें, आप मौलाना को और मैंगल साहब को और इन लोगों को साथ लेके चले और उसी तरीके के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। उसके बाद देखा जाएगा कि आपको रिजर्व सीट्स मिलती है कि नहीं, इफ यू वांट टू देन कैरी आउट अ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा, जिसके लिए आपको और भी बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। तो यू कैन डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2 stages. I mean, do remember that I said this, that the first stage can be a particular constitutional amendment that enables the resolution of the Constitutional Court
जो बाकी इश्यूज हैं फौज के ट्रायल्स और ये वो, इनको मे बी मुलतवी कर दिया जाए until you have a solid strength, and then you can get a consensus on some of these issues. Right now, the core issue is get the Constitutional Court, whether within the Supreme Court or outside the Supreme Court, created, number one. Number two, comfort level with that Constitutional Court. Number three, and very important, it should not be something that provokes the judges or the lawyers outside or inside the bar and bench. ठीक. You should be able to sell it to the stakeholders. ओके ओके, ये अच्छा रूट है. बिकॉज देखिए, योर केस, आपका जो केस है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है. अगर वो सियासी ना होते तो देन यू वुडंट, इसकी जरूरत नहीं थी आपको. अब क्योंकि अब ये कॉमन परसेप्शन है, कॉमन, कि सियासी मेजॉरिटी ऑफ जजेस सियासी हो चुके हैं, वो सियासी फैसले कर रहे हैं, आइन के मुताबिक नहीं कर रहे. तो ये आपका बड़ा स्ट्रांग केस है, इसी के ऊपर आप खेले और अकॉर्डिंगली सबको साथ लेके चले. सबको साथ लेकर चलने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की और उन्होंने कहा कि ज़मीर के मुताबिक वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है. वो ज़ाहिर है 63A सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो तशरीह की थी उसको वापस लिया तो ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के पास आया. 63A का कम अज़ कम वो रुकावट हो गई दूर. लेकिन वो कह रहे थे कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि मौलाना ऑन बोर्ड आएँ. अब आपने मौलाना की स्कीम भी बहुत बार बताई है कि ज़ाहिर है वो अपने आप को जो माजी में उनके साथ होता रहा कुछ उसका बदला ले रहे हैं और कुछ ये कि अपनी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द उनसे मुसलसल मुलाकात कर रहा है और मौलाना ये भी है कि उनके साथ भी बहुत अच्छे अंदाज में मुलाकात कर रहे हैं. सलमान अकरम राजा साहब एक कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं मौलाना के ऊपर. अच्छा, अभी तक इमरान खान साहब ने जी सलमान राजा साहब सियासत सीख जाएंगे. मौलाना सियासतदान है, उनको मौलाना सियासत सिखाएंगे, आप देख लीजिएगा. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कमेंट. देखिए, ये बातें करना बड़ी आसान बात है और असूलों के ऊपर खड़े हो जाना और पीटीआई को सपोर्ट करना, बट जो मफाद की बात है, मौलाना के और पीटीआई के मफाद ऐसे, अगर पीटीआई कामयाब होती है तो मौलाना उड़ जाते हैं, मौलाना कामयाब होता है तो पीटीआई को धक्का लगता है. मौलाना कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे. मौलाना की जो कंस्टिट्यूंसी है एसकेपी, और दैट इज द कोर कंस्टिट्यूंसी ऑफ द पीटीआई. तो पीटीआई के साथ खड़ा होना इज ओनली टू एक्सट्रैक्ट अ गुड डील और एक्सट्रैक्ट अ गुड कंसेशन फ्रॉम द अदर्स, फुल स्टॉप. और ये गेम होती है, ये गेम खेली जाती है. जितने लोग मौलाना को मिलने जाएंगे मौलाना की शोहरत बढ़ती है, जितनी सलमान राजा उनको फ्लैटर करेगा मौलाना की शोहरत बढ़ती है. तो मैं भी फ्लैटर तो नहीं करता, मैं तो हकीकत की बात करता हूँ. मौलाना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है. वो आजकल के नौजवान सियासतदान उनको नहीं समझ सकते. हाँ, ये अब राजा साहब क्या समझते हैं वक्त के साथ, ये बड़ा अच्छा इशारा है. नहीं, राजा साहब तो जाहिर है उनकी कोशिश सही है ना. उन्होंने जाके मौलाना साहब को कहा कि जी वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना माने, अगर होना ही है तो फिर हमने भी एक ड्राफ्ट बनाया है, वो जरा देख लें. अच्छा. वो इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बेंच बन सकता है. तो मौलाना ने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया. अच्छा, हाँ, इसको भी देख लेते हैं. हाँ. यार, व्हाई शुड ही से नो टू एनीवन? यू टेल मी, व्हाई शुड ही? हाँ, बात सुनने में क्या लोग जाएंगे, सबको वो खुश करके भेजेंगे, सबको खुश करके भेजेंगे. अच्छा सेठ साहब, लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ जो आपने इशारा किया उसमें काफ़ी वजन है. उसको लेके बार्स कुछ मजम्मत कर रही हैं और कुछ हिमायत कर रही हैं और कोर्ट्स में भी चली गई हैं डिफरेंट पिटिशन जो डिमांड कर रही हैं कि भाई मुसव्वदे पर इतनी कन्फ्यूजन है तो आप उसे पब्लिक के लिए सामने रखें, जैसे 18 अमेंडमेंट को रखा गया था और उस पर कितने सेशंस में कमेटी के इजलासों में उस पर बहस हुई थी. इस पर आपको बहस करानी पड़ेगी रूल्स के मुताबिक. आपके ख्याल में ये मुसव्वदा पब्लिक होगा? ये जिस दिन आएगा उस दिन पब्लिक हो जाएगा. सेठ साहब, तब तो मंजूरी भी हो जाएगी. नहीं, उससे एक दिन पहले शायद. देखिए ना, अपने जो दोस्त यार हैं इनके, जो हमायती हैं, उनको तो दिखाना पड़ेगा ना मुसव्वदा, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी. तो मौलाना से लीक हो जाएगा या कहीं और से लीक हो जाएगा. तो जर्नलिस्ट तो हर जगह पे पहुंचे हुए हैं ना, तो पता तो आपको चल जाएगा एक दिन पहले कि जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके ऊपर मौलाना मुत्तफिक है वो ये है, तो वो पता चल जाएगा आपको. अच्छा, और इसी अरसे में शुरू हो जाएगी. हाँ, इसी अरसे में क्या आप मौलाना और नवाज शरीफ साहब की भी 1-on-1 मुलाकात देख रहे हैं या मामलात उस बड़ी बैठक में तय हो गए? मेरे ख्याल बैठक में तय हो गए. हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मगर मेरा ख्याल है कि जाहिर है मौलाना की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा तो नहीं था कभी
कि भाई अगर मियाँ मेरे को आए तो फिर घर बढ़ती है। अच्छा। तो फिर मैं इन जॉनीज को तो ट्रस्ट नहीं करता। मगर मियाँ जो है अगर वो मुझे अपना गिव्स मी हिज वर्ड कि जो ये करने जा रहे हैं और मुझे इस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, तो देन यस आई विल बी कंसिडरेट, मैं आई विल लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। तो मेरा ख्याल है वो मियाँ साहब ने सोचा कि अगर मैं गया वहां और मेरी बात मौलाना ने ना मानी या वहां भी कोई झिटकिटा हुई, तो बेहतर यह है कि एक ऐसा कवर लिया जाए एपीसी का। यू राइट, इट्स अ कवर स्टोरी। तो एपीसी का सहारा लेके सारे ने जपी शपी पारी, चुमी चुमी ले ली और तो अब ये है कि कान के अंदर भी वो मौलाना का भी आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि मियाँ आ गया है। तो अब अगर जरूरत पड़ी आयशा तो मियाँ कैन ऑलवेज गो। या ये भी हो सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो रहा हो तो मौलाना भी आए होंगे, तो ये फिर आप देखिएगा वहां जो जपियां मियाँ दी और मौलाना दी होंगी, देखना तो सही। और ये सारा मंजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कैसे गुजरेगा अभी जाहिर है उसकी वो तो शराबा होगा, वो तो शोर शराबा होगा, गाली गलोच होगी, वो तो चलेगा। और ये आज मौलाना को बड़ी 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 ये तारीफ कर रहे हैं मौलाना की, बाद में ये कहेंगे मौलाना ने बिट्रे कर दिया, हाय हाय हाय। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, मौलाना के कहेंगे हमने ये मनवा लिया, हमने ये मनवा लिया, और आप क्या चाहते हैं? कितना आसान है सेठ साहब, इसको गैस करना क्या हो सकती है। लेकिन वो जो राइवल्स हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल राइवल्स, वो फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं बात बन जाए और इसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। कोशिश अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ रहे, इस बारे में सेठी साहब ने तबसरा पहले ही अपने तबसरे में सारी सिचुएशन बता दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वो पाबंदी किस सिलसिले में है और आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कितनी अहमियत का हामिल है, एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सिट साहब। बहुत से अगर मगर के दरमियान जो एक और बात हुई वो बहुत अहम थी कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक के लिए पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं है, अडयाला के दीगर कैदियों से भी मुलाकातों पर, ज़ाहिर है टेरिटरी आसपास ही है, तो इसीलिए कुछ ऐसे खदशात भी हैं। अभी हाल ही में एक अटैक भी हुआ जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और मुलाकातों पर पाबंदी भी लगाई गई है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ये पाबंदी सियासी ज़िम्न में लगाई गई है या इंतज़ामी तौर पर अहम थी? दोनों, क्योंकि खान साहब ने तो पूरी कोशिश करनी है ना कि किसी तरीके से डिसरप्ट किया जाए और डी चौक को ऑक्यूपाई किया जाए फिर से। तो वो तो हर रोज कहेंगे पहुंचो, हर रोज बयान देंगे पहुंचो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका तो टैक्टिकल यही है ना कि जी टी चौक पे हमारे 5000 बंदा पहुंच जाए, तो फिर देखते हैं असेंबली कैसे पास करती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ये मौकफ था कि पहली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सरप्राइज होना चाहिए, उसका मसवदा भी इट शुड बी अ सरप्राइज। एक दिन पहले, उससे पहले पता नहीं चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारे मुत्तफिक होने चाहिए उसके ऊपर। नंबर 3 कि उसकी डेट भी पता नहीं होनी चाहिए कि किस वक्त को। खान साहब की तो यही कोशिश होगी और उनके दोस्तों की और फॉलोअर्स की कि किसी तरीके के साथ डी चौक पर पहुंचा जाए और वहां जाके काबू किया जाए डी चौक को, ताकि असेंबली का घेराव हो सके। तो अगर ये, तो मेरा ख्याल है ये बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पोलिटिकल। खान साहब को चुप करके बैठा के रखना ताकि वो कोई इंस्ट्रक्शंस ना भेज सके या कोई नई बात ना शुरू कर दे। ठीक है। अमेंडमेंट्स के अलावा एससीओ कॉन्फ्रेंस, यानी एक तीर से दो शिकार ये गवर्नमेंट करने जा रही है और उसके बाद उससे अगले दिन 19 तारीख को 190 मिलियन पाउंड केस की समात है। शायद तभी रूनुमाई हो सके और वो सहाफ़ियों से कोई बात करके अपना मौक़िफ़ दे सकें इस सारी हलचल और हैपनिंग जो भी पाकिस्तान में हुई इस अरसे में, क्योंकि अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना डी चौक के एहतजाज के ऊपर और ना ही उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर। लेकिन मीनवाइल सेठी साहब, एक अरसे से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही थी, जिसको क्वेश्चन किया जा रहा था, सऊदीज़ के आने को, यूएई से इन्वेस्टमेंट के आने को, IMF डील तो चले हो गई, तब सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का विजिट, इसको काफ़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है और जिन ख्यालात का इजहार वो वफ्द कर रहा है और जितने खुश वज़रा दिखाई दे रहे हैं, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी माशी ताकत बनने जा रहा है। डू यू थिंक ये सब एक राइट डायरेक्शन में चीज़ें अब जाना शुरू हो गई हैं और इस गवर्नमेंट को कम अज़ कम इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है इस विजिट के बाद? आयशा, इस वक्त आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट भी, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि अब मामला चल पड़ा है, रेलगाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है और शुरू हो गया काम। और अब 4-5 साल में अगर ऐसी चलती रही, डिरेल ना की खान साहब ने, तो ये मामला जो है, इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी और बेहतरी की तरफ बढ़ेगी।
और जीडीपी ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगी। इस वक्त सारे इंडिकेटर्स जो हैं मैं मेंशन कर सकता हूँ, मगर वो टेक्निकल बातें हैं कि देखिए ना, रेमिटेंसेस भी बढ़ गए हैं जी। इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे आ गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अब ये लोग भी पैसे ला रहे हैं, आईएमएफ आ गया है। फिस्कल डिफिसिट जो है उसकी तरफ जो कार्रवाई हो रही है अंडर द न्यू डायनामिक चेयरमैन ऑफ एफपीआर राशिद लंगरेयाल साहब, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और फिर ये आईपीपीज के साथ भी कुछ समझौते हो रहे हैं और ताकि कुछ रिलीफ मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो मुश्किल फैसले थे वो हो गए हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे उनको एंटिसिपेट किया जा सकता है, वो काफी खतरनाक हो सकते हैं अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ जाती है। अच्छा। और फिर ऑयल की कीमत जो है वो 100 से ऊपर चली जाती है, तो फिर मसले बन सकते हैं आपके लिए। बट फॉर द टाइम बी थिंग्स आर लुकिंग गुड। बट देखिए, व्हेन थिंग्स आर लुकिंग गुड डजंट मीन कि आम लोगों के लिए फौरी तौर पे बड़ी रिलीफ होने जा रही है। नहीं, इसका ये मतलब है कि जो बुरी जो 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 खराब काम हो रहे थे ना वो रुक गए हैं। जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही थी वो मुश्किलात रुक गई हैं। ये नहीं कि वो खत्म हो गई हैं या वो रिवर्स हो गई हैं, नहीं, मगर रुक गई हैं। जो इन्फ्लेशन होनी थी, महंगाई होनी थी, वो हो चुकी है। अच्छा। अब वो हर रोज या हर महीने की महंगाई उस तरीके से नहीं हो रही है, वो स्टेशनरी होगी। जो फॉरेन एक्सचेंज का आपका मामला है कि डॉलर जो था वो बढ़ रहा था और रुपया गिर रहा था, वो भी रुक गया। हालांकि स्टेट बैंक ने काफी सारे डॉलर मार्केट से खरीदे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरनी चाहिए थी मगर नहीं गिरी। रुपए की कीमत वहीं की वही रही है, 270-80 के दरमियान। और मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ने अच्छे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से खरीदे हैं। आमतौर पे अगर ये खरीदते तो बहुत ज्यादा डॉलर की कीमत बढ़ जाती और इन्फ्लेशन हो जाती। तो आई थिंक ऑन द होल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है इकोनॉमी को और उसके ऊपर हाथ रख लिया है। अब ये है कि इसको आगे कैसे चलाना है, जिसकी वजह से ये जो सऊदी डेलीगेशन आई हुई है एंड सो ऑन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, जब तक पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद लेके नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो नहीं करेगी। इट कैन नॉट ओनली ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंड रेमिटेंसेस। तो इसलिए आई थिंक चैलेंजेस अभी बहुत है आगे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट सो फार सो गुड। सो फार सो गुड। ग्रिप दिखाई दे रही है हुकूमत की अभी माशी मामलात के ऊपर। लेकिन एक और बड़ा जो स्टेप जो कैबिनेट की तरफ से वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया कि 5 IPPs के साथ हम मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। बिजली के बिल्स का मसला ये कोर इश्यूज़ में से है इंडस्ट्री के लिए हमारे। और फिर आपने कहा कि अभी आम लोगों के लिए रिलीफ उस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये बिजली की कीमतों में कमी की जो बात की जा रही है और IPP से मुआहदा ख़त्म करने की फौरी रिलीफ का सबब बन सकती है ये? नहीं, फौरी रिलीफ नहीं है। यकीन ये 5 रुपए इधर हो जाना, 5 रुपए इधर हो जाना, दिस इज नॉट, देखिए ना, जो दिस इज नॉट मेजर रिलीफ। ये पेट्रोल की कीमत आप हर रोज सुनते हैं 4 रुपए बढ़ गई, 3 रुपए गिर गई, तो ये तो अप एंड डाउन चलता है। जहां तक एनर्जी, बेसिक एनर्जी इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। और ये 4 या 5 IPPs के साथ समझौता करने के साथ मेजर इश्यूज आपके नहीं रिजॉल्व होंगे। यू नीड टू हैव अ बिगर स्ट्रेटजी। मगर वो कहते हैं कतरा कतरा दर समुंदर। बड़ी अच्छी बात है कि ये 5 लोगों ने आपके साथ इत्तेफाक किया है। अल्लाह करे और भी आपके साथ आ जाए और इत्तेफाक करे, एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड गेट अ ग्रिप ओवर दिस प्रॉब्लम। जी। और ऐसे में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर एंड रशियन प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से। पाकिस्तान की सरजमीन पर इतने बड़े लेवल के डेलीगेशंस का आना, फिर इस तरह के मुआहदे होना जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जिनकी, तो एक मुश्तरका इजलास भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए तलब किया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का ये विज़िट कितना इम्पॉर्टेंट है कि उनको फिर दावत दी जा रही है कि वो जॉइंट सेशन से भी खिताब करें। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी सबसे मेजर डेट जो है वो चाइना की है। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में और आपका बहुत बड़ा स्टेक है चाइना। तो चाइनीज विजिट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि पहले भी जब ये ऐसी सूरत हाल हुई थी तो PTI ने गन डाला था। अब फिर कोशिश उनकी यही होगी कि किसी तरीके से उसको डिसरप्ट किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, डिमीन किया जाए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। सो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस कि अगर एक चीज जो है एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी PTI जो है ना is unrelenting. They don't care. But anyway, that's their politics. But
सिर साहब, जैसे आज हमने देखा बड़ा खूबसूरत मंजर था कि दाएं और बाएं, एक तरफ गवर्नर KP बैठे थे और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठे थे और दरमियान में वो अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे जो गायब हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, राब्ता नहीं हो रहा था उनसे। अब देखिए, राब्ते अडयाला से मुमकिन नहीं है 18 तारीख तक, जब तक इस समिट का इनेकाद नहीं हो जाता। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि बैरिस्टर गौहर ऑन इट्स ओन कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि खैर सगाली का एक मैसेज आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अंदाज से बिहेव करे जॉइंट सेशन के मौके पर? Barrister Gore is a nobody. Sorry. अच्छा। He's a decent man, Sharif Admi. I have enormous respect for him. But he's not a decision maker. And he is not in any position to take decisions and give decisions. Although he'll follow orders. Gandapur Saab is the man of the hour. Gandapur Saab is running the show on behalf of Imran Khan. You have to watch Gandapur and see what Gandapur is doing. और ये जो है ना, ये जो KP के अंदर फैसला हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट और गंडापुर, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके टू टैकल बोथ टेररिज्म एंड द इश्यू ऑफ पश्तून मूवमेंट, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो PTM जो है, तो ये आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को कहा जाए कि आप डील करें, इट्स अ प्रोविंशियल इशू, ऑल्दो इट्स अ नेशनल इशू, बट प्रोविंस के अंदर ये हो रहा है, यू डील विद इट एंड वी विल सपोर्ट यू। जिम्मेदारी लेनी चाहिए गंडापुर साहब, इसको ड्राइविंग सीट में रखना चाहिए, और अगर वो कामयाब नहीं होते तो देन यू कैन टेक ओवर एंड से ओके, आपको मौका दिया था, आपने नहीं सही किया, मसला बन गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्टेबलाइजेशन होती है वो तो फिर KP में होगी, एंड KP में इस वक्त लॉलेसनेस बढ़ रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब बता रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह एहतजाज किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अरसे में अपनी एहतजाज की पॉलिसी जारी रखेगी? जी बिल्कुल जारी रखेगी, वो तो एक परमानेंट पॉलिसी होगी। आप ना सोचिए कि वो छोड़ देंगे अपनी पॉलिसी को। दे विल कैरी ऑन एजिटेटिंग, दे विल कैरी ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है ऑल और नथिंग, या जब हम हैं तो और कोई नहीं है, और हम नहीं मानते, कोई चीज नहीं मानते हम। अच्छा। देखिए ना, नॉर्मल पॉलिटिक्स में तो ये होता है, गिव एंड टेक होती है, आगे बढ़ना, पीछे हटना, कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आपने आइन के मुताबिक चलना ना, आइन के अंदर तो सबके लिए जगह है। PTI किसी के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहती जी। और वो एक किस्म की मॉरल हाई ग्राउंड ली हुई है कि जी सारे गंदे हैं, सारे करप्ट हैं, हम नहीं मानते। वो तो याद नहीं आपको, पार्लियामेंट नहीं मानते थे खान साहब, तो अब जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए हैं तो अब मानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स ही हैज अ पॉपुलर वोट बिहाइंड इट। मगर जब ये ऑपोजिशन में थे पिछली हुकूमत में, तो ये तो गालियां देते थे पार्लियामेंट को जी। आपको याद है धरने के दौरान जी। तो खान साहब विल बी खान साहब, आप यू कैन नॉट डील विद खान साहब। खान साहब जो वो यही है कि जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जब वो इनको छोड़ेंगे, अगर वो वक्त आता है कि वो देख लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, गड्ढापुर जैसे लोग रखे हुए इन्होंने, मरवर जैसे लोग रखे हुए थे, और मतलब है कि तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मगर आई थिंक वो भी टाइम नहीं आया। लेकिन आपके ख्याल में अक्टूबर गुजर गया तो फिर PTI को या इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी? करनी चाहिए, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। ही डजंट रिव्यू एनीथिंग फ्रैंकली मगर ये है कि रिव्यू करनी चाहिए उनको। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको कोई सेटलमेंट करनी चाहिए, उनका एक मकसद होना चाहिए, और उस मकसद के पीछे उनको हर चीज करनी चाहिए। वो मकसद एक होना चाहिए, टू गेट अ न्यू इलेक्शन व्हिच इज एज फ्री एंड एज फेयर एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी। मगर उसके ऊपर कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए कि जी कल होएगी तो नहीं होएगी, ਅਸੀਂ उड़ा देंगे अगर कल नहीं होएगी। अगर वो 4 साल के बाद भी खान साहब को इलेक्शन मिलती है तो खान साहब स्टिल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ये गलत फहमी है कि खान साहब का सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा। मगर अगर खान साहब ऐसे ही चलते रहे तो फिर यू नो मेनी थिंग्स कैन हैपन। और अभी तक जो कुछ हो चुका, यस, अभी तक जो कुछ हो चुका, हाँ, वो भी समझाने के लिए काफी है। खान साहब को मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहिए। बिल्कुल। खान साहब को देखिए ना, खान साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, खान साहब ने गलती की, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। खान साहब को चाहिए था यस हो गया वोट ऑफ नो, आई एम गोइंग, ये जॉनीस चला लें, तो ये मर जाते।
खान साहब ने तो उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, और वो सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खोलना पड़ गया, एंड सो ऑन, फिर चीफ आर्मी चीफ के ऊपर एवं जाके लड़ाई झगड़े ले लिए। इतना शोर ना डालते खान साहब तो कोई मसला नहीं था, बट नहीं, खान भी खान। बाकी जमातों से सीख लें, बाकी जमातें ओवर टाइम उन्हें कुछ देखा, अरे भाई सियासत सीख लें। देखिए, चले, ये जो आइन है ना आयशा, ये जो आइन है ना, ये सियासत है जी। आइन इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ कंसेंसस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जी। खान साहब कैनॉट गेट रिड ऑफ द आइन एंड से आई एम द ओनली पॉलिटिशियन, आई एम द ओनली सेन होप, ये नहीं कर सकते वो, ठीक, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की छुट्टी कराते हैं तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही चलते हैं। तो खान साहब तो कहते हैं नहीं, मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या बात हुई? आजकल के जमाने में नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको लचक दिखानी पड़ेगी कुछ उमूर पर, ममलिकत चलते हैं उसी दायरे में आना पड़ेगा जो आइन आपको सिखाता है, और उसी दायरे में रहते हुए उमूर ममलिकत या सियासत चलाना होगी। वापस आते हैं तो बात करेंगे सियासत की एक और डगर की। शो में एक बार फिर साथ देने का शुक्रिया। वक्त मुख्तसर है लेकिन जो आलमी मंजरनामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को उसी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा जिस तरह भारत के आम इंतखाबात में एग्जिट पोल्स के बाद उसे नाकामी मिली थी। वहाँ क्या हुआ और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी कामयाबी की वजह क्या है, इस पर तो आप रोशनी डालेंगे। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है वो अब भी बरकरार है और एक दूसरे को धमकाने का सिलसिला जारी है। संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर इसराइल कोई इरादा जाहिर करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। स्टेटमेंट्स की हद तक और राब्ते भी हो रहे हैं। सेठ साहब, अगर आप मुख्तसर बता सकें कि क्या होने जा रहा है। देखिए, जो कश्मीर में हुआ है इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो खैर जाहिर है बीजेपी ने तो सिर्फ जम्मू में ही वोट मिले होंगे, बाकी जगह पे तो नहीं मिले होंगे कश्मीर में। मगर इंटरेस्टिंग ये है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला की ओरिजिनल पार्टी और पीडीएफ, ये मिलके ये बनाएंगे गवर्नमेंट। अच्छा। और इनके ऑलरेडी 50% से ऊपर चले गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इसमें दो चीजें बड़ी और भी ज्यादा है। एक ये कि पीडीएफ जो थी मुफ्ती सईद साहब की, मुफ्ती साहब की जो पार्टी है वो पिछली इलेक्शन में काफी सारी सीटें थी उनकी, इस दफा बिल्कुल मोर और लेस बहुत कम होगी, 7-8 रह गई है मेरा ख्याल। आई डोंट नो, अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए। और उधर उमर अब्दुल्ला जो है वो ही इज नॉट इन द ड्राइविंग सीट, पहली बात ये। और कांग्रेस के साथ नॉट पीडीएफ, कांग्रेस का, वो पीडीएफ भी आज आई जाएगी साथ, एक तो कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे। ना भी बनाई तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस वाले बना लेंगे। आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज कि आप फिर शिफ्ट होती जा रही है टू ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, बिकॉज पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होते थे बिफोर द 90s एंड सो ऑन, जबकि ये जिहाद शुरू हो गई और मिलिटेंसी शुरू हो गई। मगर इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। एक तो खैर रिवाइवल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस जी, मगर साथ साथ बिकॉज दे ओरिजिनल मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ कश्मीर एंड इंडिया, तो द रिवाइवल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस शोज के अब लोगों ने इस फैसला किया है कि इसी की तरफ हस्बे मामूल सेंटर में जाने की जरूरत है और स्टेबलाइज करने की जरूरत है। वो एक फेज था, वो खत्म हो गया, अब उस फेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी वगैरह इनको वोट शोट नहीं मिला। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी इससे स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, एंड या सिमिलरली आपने पूछा अबाउट मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेरा ख्याल है इस वक्त पॉइज्ड ऑन द एज। अमेरिका कह रहा है इसराइल को कि यार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत करो, बाकी इधर उधर कर लो, एनर्जी छोटा मोटा कर लो इधर उधर, मगर न्यूक्लियर को ना करो। अगर आपने किया तो एक तो ये है कि ज्यादा नुकसान है, आप नहीं कर पाएंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि ईरान फिर डेफिनेटली 100% इसके बाद इट विल एनरिच इट्स प्रोग्राम। और वो जो इस वक्त रिस्ट्रेंट शो कर रहा है ईरान, वो रिस्ट्रेंट खत्म हो जाएगी और उसके बाद दे विल गो एंड प्रोड्यूस द न्यूक्लियर वेपन एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक। वंस यू हैव अ न्यूक्लियर वेपन देयर इज नो टर्निंग बैक। और अगर आपने इतनी कुर्बानी दी है और आपने अटैक भी अपने ऊपर ले लिए तो फिर आप क्यों रुकेंगे? और ईरान विल नॉट स्टॉप। तो इसलिए वो उनको समझा रहे हैं कि दिस में बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप कोई और कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पॉन्स करें
डोंट पुश ईरान इनटू सच ए प्लेस कि वो 60%, 30 to 60% पे वो पहुंच रहे हैं और फिर वो 90% पे पहुंच जाएगा, तेरी ऐसी नहीं तैसी देखी जाएगी। तो इसलिए आई थिंक इजराइल वुड बी एडवाइज नॉट टू टारगेट देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। और दूसरी बात यह कि अगर वो करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ईरान फिर मूव करेगा फास्ट टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग अ न्यूक्लियर वेपन, आज अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो इजराइल वुडंट हैव थॉट ऑफ दिस, जो इजराइल कर रहा है। तो वो आर्ग्यूमेंट प्रूव हो रही है कि ईरान विल सूनर और लेटर गेट अ न्यूक्लियर वेपन। और दूसरी बात यह है कि ईरान विल देन टारगेट इजरायली एयर बेसिस एंड आपने देखा इजराइल का जो सो कॉल्ड ग्रेट डिफेंस है और मिसाइल्स, आयरन डोम को भी उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है। ये प्रोपेगेंडा है कि जी वो नहीं पेनिट्रेट कर सके, दे हैव पेनिट्रेटेड इट एंड विद सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे कैन। और अगर उन्होंने बारिश ही कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा इजराइल का भी, तो दे हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट दिस। इसी तरह की नाप तोल की कोशिशें चल रही हैं रिस्पांस के लिए भी, और इसके अलावा जो आग है उसको मद्द काविशें जारी हैं। हम देख रहे हैं कि सऊदी वली अहद से भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की है। तो अभी तक ये इन्हीं पहलुओं पर गौर किया जा रहा है कि ख़ित्ता मज़ीद आग में ना धकेला जाए, क्योंकि इसके बाद फिर न्यूक्लियर वेपन के हुसूल का जवाज़ ईरान को मिल जाएगा और ख़ित्ता हमेशा ख़तरे की लपेट में रहेगा। ये तमाम अमूर हैं आलमी ताकतों के पेश नज़र। आपने सेठी साहब का तबसरा जाना, मज़ीद सवाल कुछ जानना चाहें तो नंबर आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।